अस्सलाम वालेकुम। लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड एजुकेटर्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस, ओएलएच मैथ्स। आज हम बात करेंगे आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसकी प्रॉपर्टीज की। इससे भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट से क्या मुराद है? ये बेसिकली एंगल है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बनाता है। यानी कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई यहाँ मौजूद है, जरूरी नहीं है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा यहाँ पे हो, कि यहाँ यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है थीटा, इस एंगल को हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जी, या फिर आप इसे एम्पलीट्यूड ऑफ जी भी कह सकते हैं। इस एंगल को आप मेजर करते हैं रेडियंस के अंदर। और दूसरी बात, एंगल की मेजरमेंट की हमारे पास दो डायरेक्शन होती है। आप इसको क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर जिसे हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं उसमें भी मेजर कर सकते हैं। अगर आप इसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे मेजर करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है। अब इस एंगल को हमने मेजर किस तरह से करना है? इसे मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिससे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये x होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये y हो जाएगा। तो फिर एंगल क्या आ जाएगा? यहाँ से आप देखिए tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा y बाय x। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर फेस। तो यहाँ से थीटा क्योंकि हमें चाहिए, तो ये वैल्यू क्या निकल आएगी? tan इनवर्स y बाय x। अब ये जो आर्गुमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसकी वैल्यू यूनिक नहीं होती। आप इसे एक रोटेशन के बाद भी मेजर कर सकते हैं, इसी तरह आप इसे दो रोटेशन के बाद भी मेजर कर सकते हैं, किसी भी रोटेशन के बाद आप इसको मेजर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू यूनिक नहीं होती, इसे हम कहते हैं जनरल आर्गुमेंट। ठीक है, अब होगा क्या, जब भी आप हर रोटेशन के बाद आएंगे, 2 पाई पीरियड, 2 पाई इसमें मजीद ऐड हो जाया करेगा। ठीक है, आप एक रोटेशन के बाद आएंगे, एंगल हमारा थीटा था। अब जब आप इसे एक रोटेशन के बाद मेजर करेंगे, पूरा चक्कर लगाएंगे, तो ये इसमें 2 पाई ऐड हो जाएगा। फिर अगर आप दो रोटेशन के बाद इसे मेजर करते हैं तो फिर 2 पाई ऐड हो जाएगा। यानी दूसरी रोटेशन के बाद जब आप इसे मेजर करेंगे तो ये 4 पाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आप थर्ड रोटेशन के बाद करते हैं तो ये 6 पाई एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से हर रोटेशन में 2 पाई ऐड होता चला जाएगा। तो इन जनरल हमने इस आर्गुमेंट को क्या लिख दिया? थीटा प्लस 2n पाई। किसी भी रोटेशन के बाद इस एंगल को मेजर किया जा सकता है, इसकी वैल्यू यूनिक नहीं होती, इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। इस आर्गुमेंट को हम कहते हैं जनरल आर्गुमेंट। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर चुके हैं, और हमने देखा था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडल्स है वो बेसिकली उसका डिस्टेंस देता है फ्रॉम द ओरिजिन। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये ऑर्डर पेयर क्योंकि रियल नंबर्स के हैं, यानी ये आर स्क्वायर के एलिमेंट है, और आर स्क्वायर के किसी भी दो एलिमेंट के दरमियान डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। अगर आपके पास x1 y1 x2 y2 ये दोनों आर स्क्वायर के एलिमेंट हो, तो आप इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमने मॉड ऑफ जी का फॉर्मूला मिल गया, बिकॉज मॉड ऑफ जी इज सिंपली द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द रीजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडल्स के बारे में पता होता है और उसके आर्गुमेंट के बारे में पता होता है, तो हमें क्या फायदा होता है? आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों में से किसी एक बात का पता है, यानी या तो सिंपल आपको मॉडल्स ऑफ जी का पता है, या फिर आपको आर्गुमेंट ऑफ जी का पता है, इन दोनों के बारे में आपको नहीं पता एट द सेम टाइम, तो फिर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको दोनों बातों का पता होना जरूरी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं मॉडल्स में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे जिनका जो मॉड है वो इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडल्स ऑफ जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस जी मॉडल्स इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट मॉडल्स इक्वल्स टू आयोटा जी मॉडल्स। ठीक है, इन तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड की वैल्यू इक्वल है, लेकिन ये तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो इस वजह से सिर्फ मॉडल्स के पता होने से आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सिर्फ उसके आर्गुमेंट का पता है, तब भी आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं जिनका आर्गुमेंट सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लाइक कर लें कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि ये दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की बात करें, तो आप देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट बन रहा है रियल एक्सिस के साथ वो थीटा है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के भी आर्गुमेंट की जब आप बात करेंगे, ठीक है, तो ये भी आपके पास थीटा आएगा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट सेम है, लेकिन ये दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए आर्गुमेंट के साथ साथ मॉडल्स का भी पता होना जरूरी है। अगर ये दोनों बातें आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता है, तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड कर सकते हैं। और हम फाइंड किस तरह से करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें पता है आप x इक्वल टू आर कॉस थीटा,
ठीक है, और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे r किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, r यहाँ पे होगा मॉड ऑफ c। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडल्स होगा उसे हम यहाँ पे r के इक्वल ले लेंगे, और ये जो थीटा है ये बेसिकली है क्या होगा, यहाँ पे ये आर्गुमेंट ऑफ z होगा। ठीक है, अब ये दोनों बातें अगर पता है तो इन इक्वेशंस को यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड किया जा सकता है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आयोटा y। इसमें आप क्या करेंगे, x और y की ये वैल्यूज रखते हैं। x आपके पास है r cos थीटा, ये आ जाएगा, प्लस आयोटा y हमारे पास है r sin थीटा, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ से r क्योंकि कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप यहाँ पे मॉड ऑफ सी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जी की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर जी मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और, इस फॉर्म को हम कहते हैं, क्योंकि हम इसमें पोलर कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं, तो इस फॉर्म में अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो आप इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमारे पास पोलर फॉर्म आई कॉम्प्लेक्स नंबर की इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे हम एक और आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, और वो आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। ठीक है, इसको हम कहते हैं आइलर्स आइलर्स फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी का वर्ड यूज कर लिया था, ये आइलर्स फॉर्मूला है, इसको आप कहते हैं आइलर्स फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूं तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन जाएगी वो क्या आ जाएगी, आर एज इट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को पुट कर देंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। जी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जी इक्वल टू आर इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, और अगर आप इस फॉर्म में इसको लिखते हैं तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये दोनों ही फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम आगे चल के प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि जो हमारा जनरल आर्गुमेंट है इसकी वैल्यू यूनिक नहीं होती, इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात हमें जो आर्गुमेंट है उसकी यूनिक वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो हमने क्या किया, हमने अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और रिस्ट्रिक्ट करके हमने अपने आर्गुमेंट को सिंगल वैल्यूड बना लिया, और वो डोमेन हमने क्या रखी, आपका आर्गुमेंट ग्रेटर देन माइनस पाई होगा और लेस इक्वल्स टू पाई होगा। जब आपका आर्गुमेंट इस रेंज के अंदर होगा तो उसकी वैल्यू यूनिक होगी, और आप इस आर्गुमेंट को आप नाम देंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे पास रेंज है जिनमें आर्गुमेंट की वैल्यू यूनिक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं माइनस पाई बाई टू से ग्रेटर। ठीक है, थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू एंड लेस इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। इस रेंज के अंदर भी आपका थीटा जब होता है तो वो उसकी वैल्यू यूनिक हो जाती है। लेकिन जब आपका इस रेंज में आर्गुमेंट होगा तो आप उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं कहेंगे, वैल्यू यूनिक हो जाएगी, लेकिन इस आर्गुमेंट को फिर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं कहेंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप इसको तभी कहेंगे जब आपका जो आर्गुमेंट है वो इस रेंज के अंदर होगा, ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस इक्वल्स टू पाई। जब इस रेंज के अंदर आर्गुमेंट होगा तो फिर आप उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि जब आप ये थीटा फाइंड करेंगे, ये थीटा फाइंड किस तरह से किया जाएगा, यहाँ पे आप टेंजेंट इनवर्स लेंगे किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y बाय x। इससे पहले हमने जब जनरल आर्गुमेंट की बात की थी तो हमने सिंपली टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर दिया था y बाय x, लेकिन यहाँ पहले आप y बाय x के क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उसे पॉजिटिव बनाएंगे और फिर उस पर टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करके इस थीटा को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जब आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया है डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए। जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू होगी वो सिंपली आपके पास थीटा होगी, और यहाँ ये जो थीटा है बेसिकली आप इस तरह से फाइंड करेंगे, टेन इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y बाय x। ठीक है, ये सिंपली हमारे पास इस तरह से आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल आएगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर थीटा इस तरह से फाइंड करने के बाद आप उसको पाई में से माइनस कर देंगे, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई प्लस थीटा होगा। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो हम इस तरह से थीटा फाइंड करके सिंपली उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन रिकॉल करवा रही हूँ आपको कि यहाँ जो आपने थीटा फाइंड करना है वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेके फाइंड करना है। पहले y बाय x को आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेके पॉजिटिव बना लेंगे, फिर उस पर टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब आपने याद रखना है कि जब आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनको डिनोट किस तरह से करना है। हमने देखा था कि जब आप जनरल आर्गुमेंट की बात करते हैं तो आप इसको इस तरह से डिनोट करेंगे स्मॉल ए के साथ। ठीक है, ए आर जी यानी कि आप लिखेंगे और यहाँ पे ए जो होगा वो आप स्मॉल रखेंगे, जिससे पता चलेगा कि आप जनरल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं तो इसे डिनोट करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो ए था यहाँ पे अब आप इसे कैपिटल यूज करेंगे। अगर आपने कैपिटल ए का यूज किया आर्गुमेंट के साथ तो इसका मतलब होगा ये अंडरस्टूड होगा कि आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर आपने स्मॉल ए का यूज किया तो ये अंडरस्टूड होगा कि हम जनरल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो स्मॉल ए के साथ जनरल आर्गुमेंट,
और कैपिटल ए के साथ प्रिंसिपल आर्गुमेंट। नेक्स्ट देखें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज यूनिक। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, अब हम डिफरेंट क्वाड्रेंट में देख चुके हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू किस तरह से आपने फाइंड करनी है। अब हम बात करते हैं कि अब अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्वाड्रेंटल लाइंस के एग्जैक्टली ऊपर आ जाता है तो फिर क्या होगा। ठीक है जी, क्वाड्रेंटल लाइन के ऊपर आने का मतलब क्या है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर या तो प्योर रियल आ जाता है, ठीक है, यानी उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो उसका मतलब होगा उस सूरत में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस रियल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। और रियल एक्सिस के भी आपको पता है दो केसेस हैं कि वो नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर मौजूद है या वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर मौजूद है। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर मौजूद है, ठीक है, यानी कि अगर ये एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब होगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो उस सूरत में हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने जो आर्गुमेंट को मेजर करना है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ मेजर करना है। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई ही पॉजिटिव रियल एक्सिस पे कर रहा है तो फिर जो एंगल अगर आप मेजर करेंगे पॉजिटिव रियल एक्सिस से वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका ये जो एक्स है ये नेगेटिव है, ठीक है, यानी आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो उस सूरत में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो पाई हो जाएगा। किस तरह से? जब आप इसे पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ मेजर करेंगे तो ये आप देखिए यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो पाई हो जाएगा। और पाई क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज में आ रहा है तो एज इट इज आपका ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया कि जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉजिटिव रियल एक्सिस सॉरी इस रियल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था। अब दूसरा केस क्या है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी हो जाए, यानी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई करे, तो फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? तब भी आपके पास दो केसेस बनेंगे कि वो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है या नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, यानी ये जो y है, अगर ये y ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर y ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस सूरत में आप देख सकते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब है यहाँ पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे मौजूद है। इसका जब आप आर्गुमेंट यानी कि लेंगे पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ तो वो आप देख रहे हैं यहाँ पे पाई बाय टू आ जाएगा। तो इस तरह पाई बाय टू क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज में आ रहा है तो यह आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। और अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसमें क्या होगा, अगर वो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे मौजूद है, यानी अगर ये y लेस देन जीरो हो जाता है, अगर y लेस देन जीरो होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाएगा, यहाँ कहीं पड़ा होगा। तो इसका जब आप पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल मेजर करेंगे तो यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो बेसिकली होगा 3π/2। लेकिन 3π/2 को आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज थी विच इज ग्रेटर देन -π एंड लेस इक्वल्स टू पाई, इससे बाहर निकल गया। ये तो इससे एंगल बड़ा आ गया पाई से, ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनाने के लिए फिर आप क्या करते हैं, बजाय आप इसके कि इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें इस आर्गुमेंट को, हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर लेते हैं। और अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो एंगल होगा बेसिकली होगा वो π/2, लेकिन क्योंकि आपने डायरेक्शन को चेंज किया है तो वो फिर -π/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी डायरेक्शन चेंज करने से आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप याद रख लें सिंपली ये चार केसेस हैं। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्वाड्रेंटल लाइंस के ऊपर आ जाता है तो अगर प्योरली रियल होगा और पॉजिटिव होगा तो जीरो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। अगर नेगेटिव होगा ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर आ जाएगा यहाँ पे तो फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई होगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी है और आपका जो यहाँ पे y है वो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है तो π/2 आर्गुमेंट होगा प्रिंसिपल। और अगर नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो उस सूरत में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू होगी वो -π/2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जनरल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट के दरमियान रिलेशन है। अगर आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट पता होता है तो आप जनरल आर्गुमेंट फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में हम क्या करते हैं 2 और पाई ऐड कर देते हैं तो वो जनरल आर्गुमेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे बड़े काम का है, इसे आप याद रखिएगा कि जब भी आपको जनरल आर्गुमेंट चाहिए होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर आपके पास मौजूद है तो उसमें आपने 2 और पाई ऐड कर देना है वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, तो वो जनरल आर्गुमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। जीरो का आर्गुमेंट फाइंड नहीं किया जा सकता, दैट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जीरो का आर्गुमेंट फाइंड करने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जीरो है और इसको आप लिख सकते हैं जीरो प्लस एटा जीरो। अब इसका अगर आप आर्गुमेंट फाइंड करते हैं तो आप क्या फाइंड करेंगे, tan इनवर्स y/x, यानी कि y क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और x यहाँ पे रियल पार्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, रियल पार्ट भी जीरो है, ये आ जाएगा tan इनवर्स 0/0 विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस वजह से आप जीरो का आर्गुमेंट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है if a complex number is multiplied by iota then its amplitude will increased by π/2।
एंड विल डिक्रीज बाय पाई बाय 2 इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी को जिसका आर्गुमेंट अगर थीटा है, इसको अगर आप आयोटा जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आर्गुमेंट पाई बाय 2 से इंक्रीज हो जाता है, यानी कि थीटा प्लस पाई बाय 2 हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर डिक्रीज हो जाता है बाय पाई बाय 2, यानी कि थीटा माइनस पाई बाय 2 सूरत में इसका क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, अभी होगा किस तरह से इसे बड़े आसानी के साथ देखा जा सकता है। अभी हमने पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिस्कस की थी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर जी को लिखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स आर एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, और ये आर यहाँ पे मॉडुलस था कॉम्प्लेक्स नंबर का, थीटा यहाँ पे आर्गुमेंट था। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो जी हमने लिया इसका आर्गुमेंट है थीटा। अब देखिए जब आप इसे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका थीटा है इसमें पाई बाय 2 ऐड हो जाता है। देखिए जरा, आयोटा को आप लिख सकते हैं, आयोटा को भी अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब है आयोटा क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको इसका मॉडुलस चाहिए और एक आपको इसका आर्गुमेंट चाहिए। दोनों ही चीजें फाइंड की जा सकती है। अगर आयोटा के मॉड की बात की जाए तो आप देखिए इसका मॉड क्या हो जाएगा, आयोटा का मॉड आपके पास 1 होता है। ठीक है, किस तरह से, आयोटा बेसिकली ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो इसमें जब आप इसका मॉडल्स लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्योंकि यहाँ पे 1 है कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1 1 होगा और 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 आ जाएगा। तो आयोटा का मॉड आपके पास आ गया 1। अब अगर अगर इसके आर्गुमेंट के बारे में हम बात करें तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी हो और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 हो, तो उसका जो आर्गुमेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। ठीक है, जनरल आर्गुमेंट सॉरी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो पाई बाय 2 होता है। अब अगर आपको यहाँ से जनरल आर्गुमेंट बनाना है तो आपने जस्ट 2 एंड पाई ऐड कर देना है। हमने ये रिलेशन यूज करते हुए अपना आर्गुमेंट फाइंड कर लिया आयोटा के लिए। ठीक है, तो पाई बाय 2 प्लस 2 एंड पाई इसका आर्गुमेंट आ जाएगा। अब आपको इसके मॉड का भी पता है, यानी कि आपको आर की वैल्यू का भी पता है, आपको इसके आर्गुमेंट यानी कि थीटा थीटा का भी पता है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आप आयोटा को इस फॉर्म में लिख लेंगे। हमारे पास आयोटा आ जाएगा, आर की वैल्यू 1 आई और ई आयोटा थीटा हमारे पास आ गया पाई बाय 2 प्लस 2 एन पाई। ठीक है, अब इसे देखूं तो ये क्या, इसको आप लिख सकते हैं ई आयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 से मल्टीप्लाई होके ये ऐसे आ जाएगा, और इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा पाई बाय 2 प्लस आयोटा 2 एन पाई आ जाएगा। अब इसे आप सेपरेट कर सकते हैं बेस के साथ, ई आयोटा पाई बाय 2 आ जाएगा, ई आयोटा 2 एन पाई आ जाएगा। अब ई आयोटा 2 एन पाई इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, किस तरह से देखें जरा, ई आयोटा 2 एन पाई पे यहाँ आप अप्लाई कर देंगे एक्स आइलर फार्मूला, अकॉर्डिंग टू दैट इसको आप लिख सकते हैं cos 2 एन पाई। ठीक है, यानी जो भी आयोटा का कोफिशिएंट होगा वो आप एंगल में लिख देते हैं प्लस आयोटा साइन 2 एन पाई। ठीक है, कॉस के साथ भी आ जाता है, साइन भी आ जाता है, साइन के साथ भी एंगल में आ जाता है और दरमियान में प्लस होता है। ठीक है, तो इसको आप देखो सॉल्व करें, cos 2 एंड पाई की वैल्यू 1 होती है, जब भी आप पाई का कोई भी इवन मल्टीपल लेते हैं cos की वैल्यू वहां पे 1 होती है, और पाई का चाहे इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, साइन वहां पे 0 हो जाता है, प्लस आयोटा इंटू 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 ये आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ई आयोटा 2 एंड पाई की वैल्यू 1 हो गई। 1 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल पाई बाय 2। ठीक है, यानी मेरे पास आयोटा की अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करूं तो वो ई आयोटा पाई बाय 2 आ गई। ठीक है, अब हमने करना क्या था, ये हमारे पास आयोटा की फॉर्म आ गई, हमने ये करना था जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जी लिया था उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करना था और उसके आर्गुमेंट को हमने नोट करना था। मल्टीप्लाई करें जरा आयोटा को जी के साथ, तो जब आप आयोटा को जी के साथ मल्टीप्लाई करें, आयोटा की जगह पे आप इसकी वैल्यू रखते हैं, ई आयोटा पाई बाय 2 आ जाएगी, और जी किसके इक्वल था, ये आर ई आयोटा थीटा के इक्वल था। अब आर रियल नंबर ऐसे साइड पे कर लें। ठीक है, ई आयोटा पाई बाय 2 ये मल्टीप्लाई होगा जब ई आयोटा थीटा के साथ, इन दोनों की बेस सेम है, ठीक है, जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी, ई आयोटा थीटा पाई बाय 2 प्लस ई आयोटा थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, आयोटा को कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए जरा कंपेयर करें, ये बेसिकली आयोटा जी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। ठीक है, जिसमें ये जो आर है ये इसके मॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आपके पास पाई बाय 2 प्लस थीटा ये इसका आर्गुमेंट है। तो आप देखें, जब आपके पास जी था इसका आर्गुमेंट थीटा था, लेकिन जब आपने इस सी को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो थीटा इंक्रीज कर गया है पाई बाय 2 से, थीटा प्लस पाई बाय 2 हो गया आर्गुमेंट, तो यही हमें चाहिए था। ठीक है, दूसरा आप एक और चीज यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये जब आपके पास जी था आपके पास इसका मॉड क्या था, आर था,
आपने जी को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी आपके मॉड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मॉड तब भी आपका आ रही है क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे आप जी का मॉड लें चाहे आप आयोटा जी का मॉड लें, इनके मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। वो यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन आर्गुमेंट चेंज हो जाता है। अगर जी का आर्गुमेंट थीटा होगा तो फिर आयोटा जी का आर्गुमेंट π/2 प्लस थीटा होगा। बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं कि जब आप जी को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्गुमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बाय π/2। अब ये आप चेक करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे उसका आर्गुमेंट इंक्रीज हो जाएगा बाय π/2, और अगर आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर डिक्रीज हो जाएगा आर्गुमेंट बाय π/2, ठीक है। नेक्स्ट है आर्गुमेंट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर इक्वल्स टू 0 प्लस 2n पाई, ठीक है। ये सारे रिजल्ट सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम जनरल आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का जनरल आर्गुमेंट फाइंड करते हैं वो होता है 0 प्लस 2n पाई, ठीक है। अब ये कोई नई बात नहीं है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, तो हमने देखा था कि अगर आपका पॉजिटिव रियल नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिया है वो प्योर रियल नंबर है और वो पॉजिटिव रियल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। यानी x ग्रेटर देन 0 है और प्योर रियल नंबर है। उस सूरत में इसका जो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट पता है तो जनरल आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, जस्ट 2n पाई ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वही है, 0 प्लस 2n पाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव रियल नंबर का हमें जनरल आर्गुमेंट मिल गया। और अगर हम बात करें नेगेटिव रियल नंबर के लिए, तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है और ये नेगेटिव रियल नंबर है तो उस सूरत में नेगेटिव रियल नंबर का जो आर्गुमेंट होता है, ठीक है, अगर आपका ये नेगेटिव रियल नंबर है तो नेगेटिव रियल नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने डिस्कस किया था ये पाई होता है। तो अगर आपको इसका जनरल आर्गुमेंट चाहिए तो आपने इसमें जस्ट 2n पाई ऐड करना है। हमने इस रिलेशन से ये सारे के सारे फाइंड कर लिए, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में आपने 2n पाई ऐड कर दिया तो ये नेगेटिव रियल नंबर का जनरल आर्गुमेंट बन गया है, ठीक है। नथिंग इज न्यू। अब सेम यही है, पहले हमने रियल नंबर की बात की। अब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी है तो उसके भी आपके पास दो केसेस बने थे, सेम एज इन प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कि अगर आपके पास यहाँ पे ये जो y है अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर आपके पास इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बना था आयोटा y का ये π/2 बना था। तो अगर आपको इसका जनरल आर्गुमेंट चाहिए तो जस्ट आपने इसमें 2n पाई ऐड कर देना है। तो ये केस कब है, जब आपका ये जो y है ये ग्रेटर देन 0 हो। और अगर ये y लेस देन 0 हो यानी अगर ये y नेगेटिव हो जाए तो उस सूरत में इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट था ये हमने देखा था कि माइनस π/2 बनता है। तो फिर इसका जनरल आर्गुमेंट क्या होगा, हम सिंपली क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 2n पाई को ऐड कर देंगे वेयर n इज एन इंटीजर। तो ये यही किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड इट्स कॉन्जुगेट। जब आपके पास आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है आपको इसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट चाहिए तो सिंपली इक्वल होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, यानी c के आर्गुमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं तो वो इसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट बन जाता है। अब ये बड़ा सिंपल है, इसे देखना बड़ा आसान है, लेकिन पहले हम इसको ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकली देखें कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे मौजूद था और इसका पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो आर्गुमेंट बन रहा था वो थीटा था, तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो आर्गुमेंट आप देखें आप ये यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से मेजर करते हैं तो ये देखें होगा ये भी थीटा, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है एंगल की मेजरमेंट की, पहले आप यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे थे, अब यहाँ पे आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हैं तो थीटा की बजाय क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो आप देखिए उसके मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ओरिजिन से डिस्टेंस z का यहाँ से था उतना ही उसके कॉन्जुगेट का यहाँ से ओरिजिन से होता है। तो z और z का जो कॉन्जुगेट होता है इनका मॉडुलस सेम होता है, ठीक है। लेकिन जब बात अगर हम करें इनके आर्गुमेंट की तो अगर z का आर्गुमेंट थीटा है तो माइनस z का आर्गुमेंट z कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट क्या हो जाता है, माइनस थीटा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होने से उसके साथ माइनस आ जाता है, ठीक है, और कोई फर्क नहीं होता। यानी अगर c का आर्गुमेंट 30 होगा तो फिर c कॉन्जुगेट का -30 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसे चेक कर लेते हैं ये आता किस तरह से है। ज्योमेट्रिकली हम इसको देख चुके हैं। अब आसानी के साथ देखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर z को पोलर फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं। तो पोलर फॉर्म में अगर आप z को लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है।
कॉन्जुगेट ले लें। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट का मतलब है कि आयोटा के कोफिशिएंट का आपने साइन चेंज करना है, तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फिर आपके पास यहाँ पे मॉडल्स आ जाता है और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी आपने यहाँ पे इस फॉर्म में इसको लिखना होता है प्लस की फॉर्म में। यहाँ पे तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो ये इसको आप लिख सकते हैं आर इंटू कॉस माइनस थीटा, इस माइनस को अंदर ले जाएं प्लस हो जाएगा यहाँ पे आयोटा साइन माइनस थीटा। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले इस माइनस की हम बात नहीं करते, इसको आप समझे कि हमने कॉस थीटा ही रखा है। यहाँ देखें इस माइनस को क्योंकि मैंने अंदर शिफ्ट किया है तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब आपको पता है कि ये माइनस यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि साइन एक ओड फंक्शन है, ये इस माइनस को बाहर निकाल देगा तो ये माइनस ही रहेगा यहाँ पे, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि यहाँ पे मैंने कॉस की जगह पे भी फिर माइनस थीटा रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है, तो चाहे आप कॉस थीटा लिखें या कॉस माइनस थीटा लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हमने इसको इस तरह से लिखा क्यों है? क्योंकि आपने आर्गुमेंट सेम करना है, जो थीटा यहाँ क्या है वही यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस थीटा है तो फिर यहाँ पे भी माइनस थीटा होना चाहिए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप अपने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे कॉस के साथ भी माइनस थीटा लगा दिया। अब आप कंपेयर, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है जी कॉन्जुगेट। अब आप देख सकते हैं कि जब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा पोलर फॉर्म में, कॉन्जुगेट पे कोई मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जी का मॉड भी आया था इसके मॉडुलस, इसके कॉन्जुगेट का मॉड भी आ रहा है, तो मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंगल चेंज हो गया, कॉस जी का सॉरी जी का आर्गुमेंट थीटा था लेकिन जी कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट अब क्या है? माइनस थीटा। तो इधर से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्गुमेंट आ गया है माइनस थीटा जी कॉन्जुगेट का, और माइनस थीटा किसका आर्गुमेंट था? यहाँ पे जी का आर्गुमेंट था, तो थीटा की जगह पे आप आर्गुमेंट ऑफ जी लगा दें तो हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो चुका है। आर्गुमेंट ऑफ जी कॉन्जुगेट इज सिंपली इक्वल्स टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर जी नॉन जीरो है तो फिर आर्गुमेंट ऑफ वन बाई जी भी क्या होता है? माइनस आर्गुमेंट ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पे जो जी के नॉन जीरो होने की कंडीशन है ये वन बाई जी के लिए है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जी कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट चाहिए होगा वो सिंपली इक्वल हो जाएगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ जी। लेकिन अगर आप आर्गुमेंट की बात करना चाहते हैं वन बाई जी के लिए तो वन बाई जी तो डिफाइंड ही तब होगा जब जो जी है वो नॉन जीरो होगा, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है वन बाई जी को डिफाइंड बनाने के लिए, इसके लिए है। ठीक है, और अगर आपको आर्गुमेंट चाहिए वन बाई जी का तो ये किसके इक्वल होता है? ये भी इक्वल होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ जी। अब इसे भी देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम पोलर फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ताकि आसानी के साथ हम इसे कर लें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हमने लिखा था आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा आर, और यहाँ से आप इसको आइलर फॉर्मूला यूज करते हुए एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा लिख सकते हैं। तो मेरे पास जी आ गया इक्वल्स टू आर ई आयोटा थीटा वेयर आर इज मॉड ऑफ सी एंड थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ सी। अब क्योंकि हमें बात करनी है वन बाई जी की, तो यहाँ से वन बाई जी अगर मैं फाइंड करूँ वो मेरे पास क्या आ जाएगा? वन बाई जी का मतलब है आर ई आयोटा थीटा होल इनवर्स, यानी कि आर इनवर्स ई आयोटा ई माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। आर इनवर्स का मतलब है वन बाय आर और ये आ जाएगा ई माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है वन बाय जी की। अब वन बाय जी के लिए अगर आप देखें तो वन बाय आर इसका क्या है? ठीक है, वन बाय आर इसका मॉड है और माइनस थीटा क्या है? बेसिकली वो इसका आर्गुमेंट है। आयोटा का जो भी कोफिशिएंट होगा वो इसका आर्गुमेंट होगा। तो आयोटा का यहाँ पे जो कोफिशिएंट है एक्सपोनेंशियल की पावर में आयोटा का कोफिशिएंट माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर वन बाय जी का आर्गुमेंट बन गया है और वन बाय आर इसका क्या है? मॉड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जी कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट ऑफ वन बाय जी दोनों किसके इक्वल होते हैं? माइनस आर्गुमेंट ऑफ जी। ठीक है, अब ये बात आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका आर्गुमेंट सेम होता है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें अगर जी नॉन जीरो हो तो उस सूरत में आर्गुमेंट ऑफ वन बाय जी आर्गुमेंट ऑफ जी कॉन्जुगेट इनकी वैल्यू इक्वल है। ठीक है, जबकि बजाते खुद हमें पता है इन जनरल जी कॉन्जुगेट और वन बाय जी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। नेक्स्ट है आर्गुमेंट ऑफ सी प्लस आर्गुमेंट ऑफ सी कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0 plus 2n pi where n belongs to z, which is very obvious. We have already discussed that if c is a complex number then argument of c conjugate is equal to minus argument of c. ठीक है, और ये क्योंकि जनरल आर्गुमेंट है, जनरल आर्गुमेंट की वैल्यू यूनिक नहीं होती। अगर थीटा जनरल आर्गुमेंट है then थीटा प्लस 2n pi is also its value, तो यहाँ पे आप प्लस 2n pi कर सकते हैं where n belongs to z। ठीक है, अब हमें क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ c कॉन्जुगेट प्लस आर्गुमेंट ऑफ सी की वैल्यू चाहिए
ये जो माइनस हो रहा है यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जी, उसको उठा के इस साइड पे ले आए, ये हमारे पास आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जी कॉन्जुगेट प्लस आर्गुमेंट ऑफ जी, ठीक है। इसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस 2n पाई एज इट इज, फिर n बिलोंग्स टू सी। तो यही हमें चाहिए था कि जब आप आर्गुमेंट ऑफ सी में आर्गुमेंट ऑफ सी कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 प्लस 2n पाई आ जाता है, फिर n बिलोंग्स टू सी, ठीक है। नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है आर्गुमेंट ऑफ जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, विच इज वेरी सिंपल। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस एयोटा y, तो अगर आप z माइनस z कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, ठीक है, यानी डिफरेंस लेते हैं z और उसके कॉन्जुगेट का, तो ये प्योर इमेजिनरी वैल्यू बनती है और ये इक्वल आ जाता है आपके पास 2 आयोटा y, जिसको हमने 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी ऑफ z भी लिखा था, ठीक है। अब बात करनी है हमने आर्गुमेंट ऑफ c माइनस c कॉन्जुगेट की। तो इसका ये जो आर्गुमेंट है बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, किस तरह से, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ c माइनस c कॉन्जुगेट यानी कि आर्गुमेंट ऑफ 2 आयोटा y, यहाँ ये आर्गुमेंट y पे डिपेंड कर रहा है, किस वजह से, वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो y पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे y जो है वो पॉजिटिव होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी होता है, तो अगर आपके पास जो आपका आयोटा का कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव होता है तो आपका जो जनरल आर्गुमेंट बनता है वो पाई बाय 2 प्लस 2n पाई बनता है, ठीक है। और अगर ये कोफिशिएंट आपका नेगेटिव हो जाता है तो फिर आपके पास यहाँ पे जो जनरल आर्गुमेंट की वैल्यू बनती है वो बनती है माइनस पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल उसी रिजल्ट से हमने यहाँ पे बनाया है कि आर्गुमेंट ऑफ जी माइनस जी कॉन्जुगेट की जो वैल्यू है बेसिकली वो प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस 2n पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये y पे डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपके पास z1 z2 कोई भी आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, आप इनके प्रोडक्ट का आर्गुमेंट फाइंड करें। ये जो आर्गुमेंट है ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के साथ सेपरेट हो जाता है विद सम, ठीक है। अब ये किस तरह से होता है इसे हम देख लेते हैं। इसे देखने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर z को पोलर फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। z1 और z2 हम आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर से ले लेते हैं। z1 को हम ले लेते हैं r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है। तो z1 हमने ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जिसका जो मॉड है वो r1 है और आर्गुमेंट थीटा 1 है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम ले रहे हैं z2, उसका मॉडलेस r2 हमने ले लिया और आर्गुमेंट हम ले लेते हैं थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब क्योंकि आपने प्रोडक्ट का आर्गुमेंट फाइंड करना है तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें। जब आप z1 इंटू z2 ये प्रोडक्ट लेंगे, z2 ये आपके पास आ जाएगा। पहले इन दोनों की वैल्यूज लगा लेते हैं, r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है। ये हमारे पास z1 की आ गई, z2 की r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है। और ये वैल्यू हमने लगा ली। अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट ले लेते हैं। पहले आप R1 और R2 को सेपरेट मल्टीप्लाई कर लें, R1 R2 ये साइड पे निकल आएंगे। बाद में आप cos थीटा 1 को ले इस पूरे से मल्टीप्लाई करें, cos थीटा 1 मल्टीप्लाई होगा cos थीटा 2 के साथ, पहले क्या आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2, फिर आपके पास ये आयोटा sin थीटा 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ आयोटा आ जाएगा cos थीटा 1 sin थीटा 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आयोटा sin थीटा 1 की बारी है, इसको लेंगे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा sin थीटा 1 cos थीटा 2, फिर ये आयोटा sin थीटा 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा sin थीटा 2 के साथ, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर हो जाएगा विच इज इक्वल टू -1, यहाँ पे माइनस आ जाएगा sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये आ गया R1 इंटू R2 एज इट इज। अब देखिए आप इसमें आपके पास आयोटा के कोफिशिएंट भी आ रहे हैं और आपके पास इसमें रियल वैल्यूज भी आ रही है, यानी जिनके साथ आयोटा नहीं है तो उनको सेपरेट कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो आपके पास cos थीटा 1 के साथ कंबाइन हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये इसके साथ आ गया। आयोटा के कोफिशिएंट को सेपरेट कर लें, आयोटा किस किस के साथ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है cos थीटा 1 साइन थीटा 2, फिर आपके पास प्लस साइन थीटा 1 cos थीटा 2, ठीक है, इन दोनों के साथ आ रहा है, ठीक हो गया। तो अब आप देखें यहाँ पे इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं यूजिंग फार्मूलाज। तो यहाँ पे z1 z2 की वैल्यू आ जाएगी R1 R2 एज इट इज। अब आप देखेंगे हमारे पास ये जो cos थीटा 1
इंटू कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करें ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये फॉर्मूला कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसका फॉर्मूला है? ये थीटा वन प्लस थीटा टू का फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, पहले दोनों कॉस फिर दोनों साइन, दरम्यान में माइनस है, तो ये कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू का फॉर्मूला बन गया। फिर आपके पास है प्लस आयोटा इंटू, अब यहाँ देखें, cos थीटा वन इंटू साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू, ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है साइन थीटा वन प्लस थीटा टू का, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब आप कंपेयर करें, ये हमारे पास बेसिकली पोलर फॉर्म बन चुकी है जी वन इंटू जी टू की, जिसमें ये इसका मॉड है, ठीक है, जी वन इंटू जी टू का जो मॉड है वो आर वन इंटू आर टू है, और इसका जो आर्गुमेंट बना वो क्या बना, देखें जरा यहाँ पे आर्गुमेंट जो है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, थीटा वन प्लस थीटा टू, देखें दोनों जगह पे सेम है, दरमियान में प्लस है, तो ये इसकी पोलर फॉर्म है, ठीक है। तो हमारे पास आर्गुमेंट क्या आ गया, आर्गुमेंट आ गया आपके पास जी वन इंटू जी टू का थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा वन किसका आर्गुमेंट था, ये जी वन का आर्गुमेंट था, तो ये आर्गुमेंट ऑफ जी वन आ गया। थीटा टू किसका आर्गुमेंट था, ये जी टू का आर्गुमेंट था, तो इसकी जगह पे आर्गुमेंट ऑफ जी टू आ गया। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, कोई भी आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर जी वन जी टू, उनका जनरल आर्गुमेंट फाइंड करना चाहेंगे, तो उनके जो जनरल आर्गुमेंट की वैल्यू होती है वो उन दोनों के जनरल आर्गुमेंट के सम के इक्वल होती है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास मॉडल्स के रिजल्ट्स भी वेरीफाई होते जा रहे हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का मॉडल्स फाइंड करते हैं, तो वो जो मॉड है उनका वो सेपरेट हो जाता है विद देयर प्रोडक्ट, ठीक है, ये द प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉड, यानी कि अगर आपके पास जी वन इंटू जी टू इसका आप मॉड लेते हैं, तो ये मॉड सेपरेट हो जाएगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए विद प्रोडक्ट जी वन मॉड इंटू जी टू मॉड, तो वो आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखें जरा, ये हमारे पास इसके मॉड की वैल्यू आई है जी वन इंटू जी टू की, ठीक है, तो ये आपके पास आर वन इंटू आर टू आई है, आर वन जी वन मॉड है, आर टू आपके पास जी टू मॉड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन पैदा होता है व्हाट अबाउट कोशेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, तो हमारे पास जनरल आर्गुमेंट में कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी रिजल्ट है। जब भी आपके पास जो डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो होगा, तो आप क्वेश्चन के लिए भी आर्गुमेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी जब भी आप क्वेश्चन की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो ये कंडीशन आपको लगानी पड़ती है कि जो डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये नॉन जीरो है, देन आर्गुमेंट ऑफ जी वन जी टू ये इक्वल हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ जी वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जी टू पे, ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्गुमेंट के डिफरेंस के इक्वल होता है। अब ये किस तरह से फाइंड करेंगे, ये बिल्कुल इसी तरह फाइंड करेंगे जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट के लिए करके दिखाया है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में कंसीडर कर लेंगे, पहले ये क्वेश्चन फाइंड करेंगे, और मैं आपको सिखा चुकी हूँ किस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे, फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म में आपने इस क्वेश्चन को लिखना है। जब आप लिख लेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके पास एंगल होगा वो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा, यानी जो कॉस के साथ और साइन के साथ आ रहा होगा वो इसका आर्गुमेंट होगा। तो वो आप देखेंगे आपके पास जिस तरह से हमने प्रोडक्ट क्लियर किया था जी वन इंटू जी टू के लिए, और हमने देखा था कि जब आपने इसका आर्गुमेंट चेक किया तो वो आपके पास आ गया था थीटा वन प्लस थीटा टू। जब आप इस क्वेश्चन के लिए करेंगे तो आप देखेंगे कि ये थीटा वन प्लस थीटा टू के बजाय थीटा वन माइनस थीटा टू आ जाएगा, और थीटा वन फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जी वन, और थीटा टू आपने क्या लिया होगा, आर्गुमेंट ऑफ जी टू। तो इस तरह से आप बड़ा आसानी के साथ क्वेश्चन के लिए प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। याद रख लें कि जब आपने क्वेश्चन का आर्गुमेंट लेना है जनरल आर्गुमेंट, तो ये सिंपली इक्वल हो जाएगा डिफरेंस ऑफ देयर आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ जी वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जी टू। नेक्स्ट हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ जी पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू आर्गुमेंट ऑफ जी, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब ये बड़ा ऑब्वियस है, कोई नया रिजल्ट नहीं है, ये हमने प्रोडक्ट से ही बनाया। किस तरह से, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास जी वन जी टू आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, ठीक है, जी वन जी टू, तो इनका जो आर्गुमेंट होता है ये इनके सम के इक्वल हो जाता है, आर्गुमेंट ऑफ जी वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जी टू। आप इसे जनरलाइज कर सकते हैं अप टू एन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जी वन इंटू आर्गुमेंट ऑफ जी टू एंड अप टू सो ऑन इंटू आर्गुमेंट ऑफ जी वन इंटू जी टू अप टू सो ऑन इंटू जी एन, ये इक्वल हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जी वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जी टू एंड अप टू सो ऑन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जी एन, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल टू सी पुट कर दें, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ सी इंटू जी अप टू सो ऑन इंटू जी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ सी प्लस आर्गुमेंट ऑफ जी प्लस अप टू सो ऑन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जी कितने टाइम्स था, एन टाइम्स था, तो ये आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जी पावर एन, ठीक है, और यहाँ ये जो आर्गुमेंट का सम आ रहा है ये भी एन टाइम्स आ रहा है,
तो ये आपके पास आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ, ठीक है, सम है क्योंकि, तो सम एन टाइम अगर आप करते हैं ऐड, तो फिर ये आर एन टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जी आ जाएगा, ठीक है, एन इंटू आर्गुमेंट ऑफ जी। आर्गुमेंट ऑफ सी हमारे पास एन टाइम ऐड हो रहा था, तो ये एन इंटू आर्गुमेंट ऑफ सी आ गया। तो याद रख लें कि जब भी आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आएगी, तो वो पावर स्टार्ट में आ जाएगी और ये आर्गुमेंट ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है, पावर स्टार्ट में आर्गुमेंट ऑफ सी आ जाएगा। अगर आप नोट करें तो हमारे पास ये जो जनरल आर्गुमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल रियल वैल्यूड फंक्शन लॉ की तरह है, ठीक है। उसमें भी बिल्कुल यही था कि जब आप सम का लॉग लेते हैं, एम एन अगर आप एम और एन अगर आपके पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप इनका जब लॉग लेते हैं प्रोडक्ट के साथ, तो ये सेपरेट हो जाता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जनरल आर्गुमेंट आर्गुमेंट के केस में कि जब आपने इसको प्रोडक्ट पे अप्लाई किया, तो ये सेपरेट हो गया विद आर्गुमेंट, ठीक है, सम के साथ आर्गुमेंट ऑफ जी वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जी टू, बिल्कुल इसी तरह जब आप क्वेश्चन पे लॉग को अप्लाई करते हैं, फिर एम एन आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो फिर ये लॉग सेपरेट हो जाता है विद डिफरेंस ऑफ देयर लॉग, ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हुआ था कि जब आपने क्वेश्चन पे अप्लाई किया आर्गुमेंट को, तो ये सेपरेट हो गया विद डिफरेंस ऑफ देयर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जी वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जी टू आ गया, ठीक है। इसी तरह लॉ की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास इस तरह से पावर आ जाती है, ए पावर एन आ गई है, तो फिर आप पावर स्टार्ट में आ जाती है, लॉग ए आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर्टी में भी ऐसा हुआ है कि पावर स्टार्ट में आ गई, आर्गुमेंट जी का आ गया, ठीक है। तो इसी से आप इसकी प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं। याद रखिएगा कि जो आर्गुमेंट है बेसिकली ये जीरो के अलावा तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, जीरो का कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन नहीं होता, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ माइनस जी इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जी प्लस माइनस वाई, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने बाकी रिजल्ट्स को देखा, आप प्रूव कर सकते हैं कि जब आप माइनस जी का आर्गुमेंट फाइंड करते हैं, तो फिर वो किसके इक्वल हो जाता है, आर्गुमेंट ऑफ जी प्लस वाई, ठीक है। पोलर फॉर्म के थ्रू आप आसानी के साथ आप इसे कर सकते हैं, अब ये आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, इसे आप खुद वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ सी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ सी माइनस सी नॉट कॉन्जुगेट, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है, हम जिस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए देखा था कि अगर आप आर्गुमेंट ऑफ जी कॉन्जुगेट की बात करते हैं, तो ये इक्वल होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ जी। तो अगर आप यहाँ पे जी माइनस जी नॉट ले रहे हैं, जिसमें जी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जी नॉट भी, तो इनका डिफरेंस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है जिसके कॉन्जुगेट का अगर आप आर्गुमेंट निकालना चाहते हैं, तो ये सिंपली इक्वल होगा आर्गुमेंट ऑफ जी माइनस जी कॉन्जुगेट, इक्वल हो जाएगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ सी माइनस सी नॉट, बिल्कुल इसी रिजल्ट से, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है रियल ऑफ जी वन जी टू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी वन मॉड इंटू जी टू मॉड इफ एंड ओनली इफ आर्गुमेंट ऑफ जी वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जी टू इज इक्वल टू टू एंड पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जो रियल ऑफ जी वन इंटू जी टू कॉन्जुगेट है, ये इक्वल होगा जी वन मॉड इंटू जी टू मॉड के, इफ एंड ओनली इफ आर्गुमेंट ऑफ जी वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जी टू इक्वल हो टू एन पाई के, ठीक है। तो अब क्योंकि आपने जी वन इंटू जी टू कॉन्जुगेट की बात करनी है, आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो पहले आप इन दोनों आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लें और पोलर फॉर्म में हम लेंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म में काम करना आसान है, ठीक है। तो आप जी वन को ले लें आर वन इंटू कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, ठीक है। आर वन हमारे पास इसका मॉड है, थीटा वन इसका आर्गुमेंट है, जी टू को हम ले लेते हैं आर टू cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू, ठीक हो गया। अब सबसे पहले ये प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपने क्योंकि जी टू कॉन्जुगेट के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है, तो जी टू का कॉन्जुगेट ले लें। जब आप जी टू का कॉन्जुगेट लेंगे, ये आ जाएगा आर टू कॉस थीटा टू, यहाँ प्लस की जाए बजाय माइनस हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा टू हो जाएगा। प्रोडक्ट लेंगे जी वन इंटू जी टू का, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रही हूँ। जब आप ये दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, आर वन इंटू आर टू आ जाएगा, कॉस थीटा वन यहाँ से लेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस आयोटा कॉस थीटा वन साइन थीटा टू, ठीक है। इसके साथ आ जाएगा साइन थीटा टू, फिर प्लस आयोटा साइन थीटा वन को लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा वन कॉस थीटा टू। फिर देखिए ये प्लस आयोटा साइन थीटा वन है, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा साइन थीटा टू के साथ, प्लस माइनस माइनस, लेकिन इस आयोटा स्केयर, ये जो आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्केयर आएगा, तो यहाँ से भी एक माइनस आएगा, दोनों माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। तो यहाँ से आपके पास आया साइन थीटा वन और यहाँ इससे मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा टू हो गया, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ क्या बना आर वन
R2। रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लें। रियल पार्ट में आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा sin थीटा 1 sin थीटा 2, ये रियल पार्ट आ गया। इमेजिनरी पार्ट में देखें आयोटा आ रहा है आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस पहले प्लस वाली टर्म को लिख लेते हैं, sin थीटा 1 cos थीटा 2, ठीक है। और यहाँ से माइनस आपके पास आ जाएगा cos थीटा 1 और साथ क्या है आपके पास sin थीटा 2, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब आप देखेंगे फिर से आप इन फार्मूलाज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं तो आपके पास ये फार्मूला बन रहा है, ये जो फॉर्मूला है cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2, इसे अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो ये फॉर्मूला किसका है, R1 R2। ये हमारे पास cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 का फॉर्मूला है, ठीक है। प्लस आयोटा आ जाएगा और इस फॉर्मूले पे अगर आप वर्क करें तो ये sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 का फॉर्मूला है, sin थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ क्या पड़ा हुआ था, यहाँ पड़ा हुआ था आपके पास Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ये उसकी वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो सिर्फ इसका रियल पार्ट चाहिए, हमें इसके इमेजिनरी पार्ट से कोई कंसर्न नहीं है। तो अगर आप इसका रियल पार्ट कंसीडर करते हैं, रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसका रियल पार्ट है। आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट बेसिकली क्या बनेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके पास, R1 R2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो रियल पार्ट आपका बन जाएगा R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये आपका आ गया है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अब हमने ये देखना है कि इसकी जो वैल्यू है ये इक्वल आ जाए मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ Z2 के। ऐसा कब हो सकता है, ये हमने अब देखना है। तो रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, इसकी जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड। कब, इफ एंड ओनली इफ, अगर आपके पास ये जो रियल ऑफ Z की वैल्यू आई है, ठीक है, क्या वैल्यू आई है, R1 R2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये किसके इक्वल हो जाए, मॉड ऑफ Z1 का मतलब क्या है R1, क्योंकि Z1 का मॉड R1 था, मॉड ऑफ Z2 का मतलब क्या है R2। अगर ये इसके इक्वल हो जाए, ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा। अब यानी कि हमारे पास ये दोनों इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और ये इक्वल्स टू 1 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल होगा कॉस इनवर्स 1 के। और कॉस की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, जब भी आप पाई का कोई भी इवन मल्टीपल लेते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है कॉस की। तो यहाँ से आपके पास थीटा 1 माइनस थीटा 2 इसकी वैल्यू निकल आएगी 2n पाई, ठीक है। कोई भी पाई का इवन मल्टीपल लेंगे उस पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस इनवर्स 1 हमारे पास आ गया 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू Z, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अब थीटा 1 क्या था, थीटा 2 बेसिकली थीटा 1 हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ Z1 था और थीटा 2 आर्गुमेंट ऑफ Z2 था। हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है, हमने चेक कर लिया कि रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट ये इक्वल होगा Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड के। कब, इफ एंड ओनली इफ, अब यहाँ पे थीटा 1 की जगह पे आप लगा दें वैल्यूज, आर्गुमेंट ऑफ Z1 आ जाएगा माइनस थीटा 2 आर्गुमेंट ऑफ Z2 है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल्स टू वैल्यू क्या निकली थी 2n पाई, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू इसके इक्वल होगी आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 के, तो फिर आपके पास रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इक्वल होगा मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। इसी तरह कन्वर्स भी हुआ, अगर ये वैल्यूज इक्वल है तो इसका मतलब इनके आर्गुमेंट का डिफरेंस फिर 2n पाई होगा, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो रिजल्ट हम डिस्कस करें, ये जो रिजल्ट है ये Z1 Z2 का जो प्रोडक्ट है ये नॉन जीरो होना चाहिए, तब आप इसे प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। Z1 Z2 प्रोडक्ट नॉन जीरो होने का मतलब बेसिकली क्या है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो है, ठीक है। इस कंडीशन को लगाने का मकसद है कि हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, नॉन जीरो है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्यों कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी जीरो हो जाता है तो ये इक्वालिटी हमेशा होल्ड करती है। किस तरह से आप देखें, अगर दोनों में से एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हुआ तो ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट जीरो होने की सूरत में रियल पार्ट ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है। जीरो का रियल पार्ट भी जीरो, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, तो ये साइड आपकी जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर दोनों में से एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हुआ तो उसकी मॉड वैल्यू जीरो हो जाएगी और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। सो जीरो इक्वल टू जीरो, दोनों में से एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हुआ तो ये इक्वालिटी हमेशा होल्ड करती है। इसलिए हमारा इंटरेस्ट किसमें है, हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि जब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तब इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इफ एंड ओनली इफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल्स टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू Z।
ठीक है। एंड Z1 इंटू Z2 इज नॉन जीरो। यहाँ पे भी हमने एक कंडीशन मेंशन की है कि Z1 इंटू Z2 ये नॉन जीरो होना चाहिए। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे नॉन जीरो होने चाहिए। अब यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नॉन जीरो की कंडीशन किस लिए रखी गई है, क्योंकि अगर आपके पास दोनों में से कोई एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होगा तो ये इक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी। आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास है Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ठीक। अ, अब आप देखिए, अगर दोनों में से एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होता है, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं Z1 जीरो है, Z1 जीरो होने की सूरत में जीरो प्लस Z2 आ जाएगा। और यहाँ आपके पास देखें क्या होगा, पहले हम लेफ्ट की बात कर लेते हैं। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ Z2। अब यहाँ जरा चेक करें, अगर Z1 जीरो हुआ तो Z1 का मॉड भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। और Z2 मॉड एज इट इज, जीरो प्लस Z2 मॉड, ये आपको Z2 मॉड दे देगा। तो आप देख रहे हैं इक्वालिटी होल्ड कर रही है। दोनों में से एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हुआ तो ये इक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी। इसलिए हमारा इंटरेस्ट है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास Z1 और Z2 कोई से दो आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और अगर आप उनके सम का मॉड फाइंड करते हैं Z1 प्लस Z2 मॉड, तो ये वैल्यू लेस इक्वल होती है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। इन जनरल यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। अब हमें कंडीशन मिलने जा रही है जब यहाँ पे हमेशा इक्वलिटी होल्ड करेगी। और वो कंडीशन क्या है कि अगर आपके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स नॉन जीरो है, यहाँ पे प्रोडक्ट नॉन जीरो होने का मतलब है कि हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स नॉन जीरो हैं, और अगर उनके आर्गुमेंट का डिफरेंस 2 एंड पाई के इक्वल है, यानी पाई का इवन मल्टीपल है, तो यहाँ पे हमेशा इक्वलिटी होल्ड करेगी। और अगर यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करती है तो इसका मतलब होगा कि उनके आर्गुमेंट का डिफरेंस आपके पास 2 एंड पाई है। ठीक है, यानी पाई का इवन मल्टीपल। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपके पास नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, उनके आर्गुमेंट का डिफरेंस आपके पास पाई का इवन मल्टीपल होगा, तो हमारे लिए Z1 प्लस Z2 मॉड और Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड में कोई फर्क नहीं होगा, ये हमेशा इक्वल हो जाया करेंगे। ठीक है। चलें जी, अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। बड़ा आसानी के साथ इसे देखा जा सकता है। इसे करने के लिए यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, C इंटू जी कॉन्जुगेट इक्वल्स टू जी मॉड स्क्वायर। जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मॉड का स्क्वायर देता है। या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर लेते हैं तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जी इंटू जी कॉन्जुगेट। अब हमें ये देखना है कि Z1 प्लस Z2 मॉड इक्वल हो जाए Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड के। ठीक है, where Z1 and Z2 are non-zero complex numbers। ये जो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, Z1 प्लस Z2 मॉड इक्वल होना चाहिए Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। ये इक्वलिटी होल्ड करेगी इफ एंड ओनली इफ Z1 प्लस Z2 होल मॉड स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से उनका सम भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप इसको इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा Z1 प्लस Z2 इंटू इट्स कॉन्जुगेट, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट आ गया। यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, आ जाएगा Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। ठीक हो गया। यहाँ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी करेंगे यूज, तो हमारे पास ये मॉड कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा। Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, और यहाँ आ जाएगा Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। इन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा, Z1 को लेंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। फिर आपके पास Z2 को लेंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये लेफ्ट साइड आ गई, राइट साइड एज इट इज आ जाएगी, Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। ठीक है। अब यहाँ देखिए Z1 कॉन्जुगेट आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 मॉड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट एज इट इज, और Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट ये Z2 मॉड स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ राइट साइड एज इट इज Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह आपके पास Z2 मॉड स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास लेफ्ट पे बचेगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट, और राइट साइड पे हमारे पास बचेगा 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। ठीक है।
तो ये हमारे पास Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल होती है टू रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये इसकी जगह पे हमने यूज कर लिया, तो यहाँ 2 इंटू Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड एज इट इज। अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बाकी बचेगा रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करती है, इफ एंड ओनली इफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल आ जाए आपके पास 2n पाई के, फिर n बिलोंग्स टू Z। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुके हैं कि यहाँ पे इक्वलिटी हमेशा होल्ड करेगी कब, जब आपके पास आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल हो जाएगा 2n पाई के, वेयर Z1 एंड Z2 बोथ आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास डिफरेंस के लिए। बिल्कुल इसी तरह आपने इसे करना है कि अगर हमारे पास Z1 और Z2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, हमें पता है, हमने डिस्कस किया था कि जब आप नॉन कोई भी आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं Z1 Z2, तो फिर Z1 माइनस Z2 ये जो मॉड वैल्यू है लेस इक्वल होती है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ठीक है, इन जनरल यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। अब यहाँ पे भी इक्वलिटी होल्ड करने के लिए हमें क्या कंडीशन मिलने जा रही है कि अगर आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स नॉन जीरो हो तो उस सूरत में यहाँ पे इक्वलिटी हमेशा होल्ड करेगी कब, अगर इनके आर्गुमेंट का डिफरेंस इक्वल हो 2n+1 इंटू पाई, यानी पाई का ऑड मल्टीपल हो। जब भी आपके पास नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उनके आर्गुमेंट का डिफरेंस अगर आप ले, ठीक है, जनरल आर्गुमेंट का अगर आप उनका डिफरेंस लेते हैं तो पाई का ऑड मल्टीपल बनता है, तो उस सूरत में यहाँ पे हमेशा इक्वलिटी होल्ड कर जाती है। ठीक है, इससे प्रीवियस में हमने देखा था पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं पाई का ऑड मल्टीपल होगा तो फिर यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। अब इससे बड़ा आसानी के साथ बिल्कुल इसी वे में आपने करना है, और ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसे आप खुद वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है mod of Z1 minus Z2 equals to mod of Z1 minus mod of Z2 is if and only if argument of Z1 minus argument of Z2 equals to 2n pi where Z1 into Z2 are non-zero, product non-zero and n belongs to Z। बिल्कुल इसी तरह ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। बिल्कुल हमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो जब भी आप कोई भी आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 होल मॉड ये वैल्यू लेते हैं, ये लेस इक्वल होती है आपके पास Z1 माइनस Z2 मॉड के। ठीक है, यहाँ पे भी इक्वलिटी इन जनरल होल्ड नहीं करती, लेकिन इक्वलिटी होल्ड कब करेगी, अगर आपके पास Z1 और Z2 दोनों नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो और अगर आप इनके जनरल आर्गुमेंट का डिफरेंस लें Z1 आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो ये डिफरेंस आपके पास 2n पाई के इक्वल हो, तो उस सूरत में यहाँ पे हमेशा इक्वलिटी होल्ड करती है। ठीक है, इफ एंड ओनली के साथ रिजल्ट हैं ये सारे के सारे, इनके दोनों साइड्स ट्रू है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर Z1 और Z2 आपके पास कोई भी आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आप इनका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करते हैं, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जब आप प्रोडक्ट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो इन जनरल यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको इस तरह से लिखें आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो इन जनरल यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, जिस तरह से हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट सॉरी जिस तरह से हमने जनरल आर्गुमेंट में डिस्कस किया था। उसके लिए जब आपने जनरल आर्गुमेंट की बात की थी, तो जब आप प्रोडक्ट के लिए फाइंड करते हैं ये आर्गुमेंट, तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ Z1 आ जाता है प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 आ जाता है। ठीक है, उसमें ये रिजल्ट होल्ड करता है, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट में इन जनरल यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, यानी हम नहीं कह सकते कि आर्गुमेंट ऑफ Z प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल टू आर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2। इन जनरल यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। ठीक है, अगर आप इस तरह से प्रोडक्ट आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना चाहते हैं, फिर आपको क्या करना पड़ता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2n पाई करना पड़ता है, और यहाँ पे जो n है ये या तो 0 होगा या +1 होगा या -1 होगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू रखने से आपके पास यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी। अब इसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, कि जनरल आर्गुमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज नॉट जनरली इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, तो इस यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। हमारे पास काउंटर एग्जांपल मौजूद है, उसको देखने के लिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लें। Z1 को हम ले लेते हैं -1, Z2 को हम ले लेते हैं -u। अब पहले बात करेंगे प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट फाइंड करके उसका आर्गुमेंट निकालेंगे, फिर हम इनके सेपरेट आर्गुमेंट की बात करेंगे। तो प्रोडक्ट लेने पे आपके पास आ जाएगा Z1 इंटू Z2, ये ये प्लस iota है, तो जब आप इनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये -iota हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर आप आर्गुमेंट लेते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आ जाएगा Z1 इंटू Z2 का,
आप देख रहे हैं हमारे पास ये जो आयोटा का कोफिशिएंट है ये नेगेटिव है, माइनस है, यानी लेस देन 0 है। तो हमने कहा था कि जब भी आपका प्योर इमेजिनरी नंबर होगा इस किस्म का, और अगर ये y लेस देन 0 होगा, तो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, -π/2। तो ये -π/2 आ गया इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो अब आप क्या अब आप देखें कि हमारे पास प्रोडक्ट का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया है ये -π/2 आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेफ्ट राइट साइड की। राइट साइड में हमारे पास पड़ा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ Z1 आपने फाइंड करना है। Z1 आपके पास क्या था, Z1 हमने लिया था -1 और Z2 को हमने लिया था आयोटा। अगर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालें Z1 का, तो ये देखें क्योंकि आपका प्योर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योर रियल है और ये नेगेटिव रियल नंबर है। तो नेगेटिव रियल नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने डिस्कस किया था, ये क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास पाई आ गया। और अगर आप बात करें Z2 के प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, तो यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो π/2 होगा। तो यहाँ से पाई आया, यहाँ से π/2 आया। तो अब आप देखें कि हमारी जो लेफ्ट साइड थी उसका आंसर आपके पास -π/2 था। अब राइट साइड आप कैलकुलेट कर लें। राइट साइड अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मुझे क्या करना है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ देखें आर्गुमेंट ऑफ Z1 पाई आया, आर्गुमेंट ऑफ Z2 π/2 आया, दोनों को ऐड करके क्या बन गया, 3π/2। एंड 3π/2 इज नॉट इक्वल टू -π/2। सो इन जनरल यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। ठीक है, दूसरा आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि -π/2 तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट था, लेकिन 3π/2 पे अगर आप गौर करें तो ये तो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ही नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट की आपकी जो रेंज है वो -π से ग्रेटर है और लेस इक्वल टू पाई है, जबकि 3π/2 ग्रेटर देन पाई है। तो ये जो आर्गुमेंट आपको मिला ये तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ही नहीं। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट फाइंड करके फिर आर्गुमेंट निकालते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो ये आपका हमेशा आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, लेकिन आप इसको इस तरह से सम के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है। अब हमने कहा था कि यहाँ पे आपको अगर इस तरह से इन दोनों के सम से प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनाना है, तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कब करती है, जब आप इसमें 2 and π को ऐड करते हैं और यहाँ पे n या तो 0 के इक्वल होगा, या n यहाँ पे 1 होगा, या n यहाँ पे -1 होगा। इन तीनों में से n की कोई एक वैल्यू रखने पे यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। अब आप इस रिजल्ट के लिए देख लें कि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करने के लिए n की क्या वैल्यू बनेगी। तो यहाँ देखिए हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ Z1 मैंने निकाला, ये मेरा पाई आ गया। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 हमने निकाला, ये π/2 आ गया। हम यहाँ पे सम की वैल्यू ही लिख लेते हैं, हमने सम फाइंड कर लिया दोनों का। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो सम आया था वो आया था 3π/2। अब यहाँ पे इक्वलिटी n की किस वैल्यू के लिए होल्ड करेगी, अगर आप यहाँ पे n को -1 रखते हैं, अगर आप n को -1 रखेंगे, देखें तो यहाँ पे n की जगह पे -1 लगाने से आ जाएगा -2π। अब आप इन दोनों को सॉल्व करें, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम 2 आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। उसके बाद ऊपर 3π है, यहाँ देखिए ये 2 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो -4π आ जाएगा। -4π प्लस 3π या आपको क्या देगा, -π/2। तो यही हमारी लेफ्ट साइड का आंसर था। लेफ्ट साइड पे जो आर्गुमेंट निकला था वो -π/2 निकला था। तो अब देखें आप यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है n की किस वैल्यू के लिए, -1 के लिए। तो किसी एक वैल्यू को जब आप यहाँ पे n की पुट करेंगे तब इक्वलिटी होल्ड करेगी। इन जनरल यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, आपको 2 and π ऐड करना पड़ता है और n यहाँ पे या तो 0 होगा या +1 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पे जनरल इक्वालिटी होल्ड नहीं करती है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है जब यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर जाए, वो कंडीशन यहाँ पे पड़ी हुई है। इफ रियल ऑफ Z1 इज ग्रेटर देन 0 एंड रियल ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन 0, देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 into Z2 विल बी सिंपली इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, अगर हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट पॉजिटिव हैं तो उस सूरत में यहाँ पे हमेशा इक्वालिटी होल्ड करती है। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है आर्गुमेंट ऑफ Z1 over Z2 is equal to argument of Z1 minus argument of Z2 plus 2 and π where n equals to 0 और +1 और -1। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखेंगे जब हमने जनरल आर्गुमेंट को डिस्कस किया था, हमने देखा था कि अगर आपके पास Z1 और Z2 कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं where Z2 is नॉन जीरो। ठीक है, और अगर आप इनके क्वोशंट का जनरल आर्गुमेंट फाइंड करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है सिंपली डिफरेंस ऑफ देयर जनरल आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्रिंसिपल आर्गुमेंट की तो उस सूरत में यहाँ पे इस किस्म का रिजल्ट होल्ड नहीं करता, यानी आर्गुमेंट ऑफ Z1 over Z2 is not generally equals to principal argument of Z1 minus principal argument of Z2। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए यहाँ पे इन जनरल इस तरह से इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। हमें अगर आपको फाइंड करना है
अगर आपको आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस सॉरी, अगर आपको फाइंड करना है इस तरह से, तो आपको क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे 2n पाई को ऐड करना पड़ता है, जिस तरह से हमने प्रोडक्ट के लिए किया था Z1 ओवर Z2। अगर आपने फाइंड करना है इसको थ्रू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड Z2, तो ये आपके पास आएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आपको करना पड़ेगा 2n पाई। और बिल्कुल जिस तरह से हमने प्रोडक्ट में देखा था, यहाँ पे ये जो n की वैल्यू होगी, या ये 0 के लिए ट्रू होगी, इक्वलिटी होल्ड करेगी, या +1 के लिए इक्वलिटी होल्ड करेगी, या फिर -1 के लिए यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी। n की किसी एक वैल्यू के लिए यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। इन जनरल यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको प्रोडक्ट के लिए एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे इन जनरल इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, आपको क्वेश्चन के लिए भी काउंटर एग्जांपल मिल जाएगी जब यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ C माइनस E नॉट इज इक्वल टू माइनस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ C माइनस E नॉट होल कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ Z माइनस E नॉट इज नॉट अ नेगेटिव रियल नंबर। इससे पहले हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट जनरल आर्गुमेंट के लिए डिस्कस किया था, और हमने देखा था कि अगर C और C नॉट आपके पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर आप इनके डिफरेंस का जनरल आर्गुमेंट फाइंड करते हैं Z माइनस E नॉट, तो इक्वल होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ C माइनस E नॉट होल कॉन्जुगेट। उसमें यहाँ पे आपके पास हमेशा इक्वलिटी होल्ड करती है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करते हैं इसका, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ C माइनस E नॉट, तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कब करेगी, आर्गुमेंट ऑफ, यानी कि यहाँ पे आपके पास ये किस इक्वल होगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z नॉट होल कॉन्जुगेट के, कब, इफ एंड ओनली इफ, अगर आप ये जो डिफरेंस है Z माइनस Z नॉट ये फाइंड करें और ये एक नेगेटिव रियल नंबर ना हो, अदरवाइज यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, ठीक है।